हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इससे पहले की जो मैं सीरीज़ मेरी चल रही है जिसमें कि क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैंने पांचों यूनिट की इंजीनियरिंग फिजिक्स की एनालिसिस कर दी है कि जो मेरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। एक तो बताया है कॉम्पटन इफेक्ट को आप तैयार कर लीजिए कि क्वेश्चन आता है डिराइव द कॉम्पटन इफेक्ट, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट, डिराइव द रिलेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। एक तो ये आता है। दूसरा है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करनी है। तो कोशिश करेंगे कि दोनों इसमें कवर हो जाए, नहीं तो कम से कम एक एक करके भी कवर कर पाएंगे। तो आपके पास वीडियो होंगे कि आप एक वीडियो में एक टॉपिक पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पर्पस रहेगा, एक क्वेश्चन कम से कम आप पूरा तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में ये आंसर करना पड़ेगा कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, वाई कॉम्पटन इफेक्ट वाज मतलब इस डेवलप कैसे हुआ। देखो ऐसा है कि इस पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि कॉम्पटन इफेक्ट ने क्या प्रूव किया था। कॉम्पटन इफेक्ट जो था उसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। तो कॉम्पटन इफेक्ट इज रिलेटेड विद द experimental confirmation of what? Photoelectric इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस प्रयोग ने 1922 में ये प्रयोग हुआ था। कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आइंस्टीन ने ये प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माने, जिसको कोई बाद में फोटोन कहा गया, तो अगर हम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल नेचर माने तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइंस्टीन ने खुद कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो ऐसा तो था नहीं कि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा रहा होगा। तो अब बात ये आती है कि फिर आइंस्टीन की इस बात को लोगों ने कैसे माना। तो उन्होंने कुछ मैथमेटिकल थ्योरी बनाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बेसिस पर और लॉजिकली उसको प्रूव किया। तो भाई जो फिजिक्स है वो एक बहुत हद तक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। मतलब आप कुछ भी कह रहे हो लॉजिकली सही है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन हमेशा एक चाहत रहती है, एक ख्वाहिश रहती है कि उसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल जाए। हालांकि आइंस्टीन के इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आई थिंक रॉबर्ट मिलिकन जो थे उन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उस प्रयोग से भी यही साबित कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है। तो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट एक इनडायरेक्ट प्रूफ तो था कि आइंस्टीन की थ्योरी सही है, बट एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। अब आप सोचिए कि 1905 में आइंस्टीन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फोटोन के कंसेप्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन बहुत समय तक इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। 1922 में जब कॉम्पटन अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रूफ कर देते हैं, वो इस बात को डायरेक्टली प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, आइंस्टीन ने जो कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास फोटोन नेचर होता है वो देखो डायरेक्टली इस तरह से मेजर हो पाता है। तो इस लिहाज से कॉम्पटन इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट माना जाता है क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ये एक दूसरा प्रयोग था जो इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके पास एक पार्टिकल बिहेवियर होता है। ठीक है, तो क्या किया था कॉम्पटन ने? कॉम्पटन जो थे, आर्थर कॉम्पटन जिन्होंने इसको किया था कि वो जब स्टडी कर रहे थे वाइल स्टडीइंग द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज, उन्होंने एक्सरे का यूज किया था, एक्सरेज विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स with different target elements, Compton observed that in scattering rays there exists an additional wavelength component of larger value than the incident रे। तो क्या देखते हैं, मैं भी इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जब कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, तो लोग वो क्या कर रहे थे, अलग अलग तरह के एलिमेंट पे एक्सरे गिराते थे और फिर जो बाहर निकल के जा रही थी एक्सरे उसकी एनालिसिस करते थे। तो कुछ ऐसा मामला था, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, मान लो आपके पास इस तरह से एक टारगेट था, तो इस टारगेट के ऊपर इधर से फोटोन भेजे, बहुत सारे फोटोन, एक्सरे के फोटोन, एक्सरे जो थे उसके फोटोन भेजे। अब एक्सरे जो था वो इससे टकरा के हर तरफ स्कैटर्ड हो रहा था, तो उन्होंने कुछ काउंटर लगा रखे थे, डिटेक्टर्स वगैरह लगा रखे थे
इन डिटेक्टर के अंदर इतनी पावर थी कि ये इस एक्सरे की वेवलेंथ जो लेमडा है उसके चेंज को देख सकते थे, समझ सकते थे, इवेलुएट कर सकते थे। तो पाया ये गया है कि इस जो काउंटर है इसके अंदर, ये जो डिटेक्टर है उसके अंदर कुछ ऐसी वेवलेंथ आ रही थी जिनकी वेवलेंथ लेमडा डैश थी, जो कि इनिशियल वेवलेंथ से अलग थी, और ख़ास तौर पर जो लेमडा डैश था वो इनिशियल वेवलेंथ से ज़्यादा था। तो और जबकि कुछ वेव्स ऐसी थी जिनकी वेवलेंथ नहीं चेंज हो रही थी। तो कॉम्पटन के लिए ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि कॉम्पटन के ज़माने में रेले स्कैटरिंग की बात हो रही थी। रेले स्कैटरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो लाइट जाती है उसकी वेवलेंथ और जो लाइट रे स्कैटर्ड होती है उसकी वेवलेंथ में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रोसेस को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन उस रेले स्कैटरिंग कहते हैं या उसको कोहरेंट स्कैटरिंग कहते हैं, क्योंकि जो लाइट रे जा रही है उसकी वेवलेंथ और जो लाइट रे स्कैटर्ड होकर मिल रही है उसकी वेवलेंथ सेम ही होती है। तो वो कोहेरेंट स्कैटरिंग कहलाती है। वो पहले से मौजूद एक लॉ था, इफेक्ट था। कॉम्पटन यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, यहाँ तो मामला बदल गया है, यहाँ पर तो वेवलेंथ में बदलाव आ गया। अब ये वेवलेंथ का बदलाव जो होता था ये एक घटना थी जो कि इनकोहेरेंट स्कैटरिंग कहलाती है। तो यहाँ पर अब यहाँ लिख सकते हैं, सो द अकरिंग ऑफ दिस additional scattering wavelength, this additional scattering wavelength is called Compton effect। इस स्कैटरिंग की वजह से जो ये एडिशनल स्कैटरिंग वेवलेंथ मिल रही है इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। एंड द difference in wavelengths, that is lambda dash minus lambda, is called, इसी को कहा गया कॉम्पटन शिफ्ट। बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल डिटेल इसमें अब नहीं दे रहे, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि भाई आप लोगों का चूँकि एग्ज़ाम है और अब इस समय बहुत ज़्यादा फिजिक्स से भरपूर आपको मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। तो जस्ट आपने ये लिख दिया है कि दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्पटन वेवलेंथ। मसला यहाँ पर इसके डेरिवेशन का है कि हाउ टू डिराइव दिस। तो अब आप इसका डेरिवेशन लिखते हैं। तो चलिए पहले हम इसका डेरिवेशन लिख देते हैं कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए बच्चों इसका एक बेसिक से डायग्राम बनाते हैं। बेसिक डायग्राम में ऐसा होता है कि आपके पास ये था, ये आपका कार्बन का टारगेट लिया गया, उसके ऊपर एक एक्सरे भेजा गया। तो आपने पहले एक्सरे बना दिया, ये आपका एक्सरे फोटोन है। एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी है, E बराबर H ओमेगा, ठीक है। इसका मोमेंटम, भाई इसका मोमेंटम P बराबर कितना लिख सकते हो, P बराबर H क्रॉस K, ये इसका मोमेंटम हो गया। यहाँ पर K क्या होता है, यहाँ पर K होता है 2 पाई बाई लेमडा, और H क्रॉस जो होता है वो होता है H अपॉन 2 पाई। तो फार्मूला जैसे आपने पढ़ा है कि P बराबर H अपॉन लेमडा होता है, तो अगर आप H अपॉन 2 पाई कर दें और 2 पाई बाई लेमडा कर दें तो H अपॉन 2 पाई हो जाएगा H क्रॉस और 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा K। तो आपने फार्मूला यूज किया P बराबर H क्रॉस K। तो इसकी शुरुआती मोमेंटम जो फोटोन का है वो H क्रॉस K है। जो टारगेट है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मान लो टारगेट हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास m0 है, m0 है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, रेस्ट एनर्जी जो है E0 वो m0 से हो जाएगी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हम मान सकते हैं कि बहुत कम एनर्जी, मतलब एक तरह से बाउंडेड है इसके अंदर, तो इसका जो खुद का जो मोमेंटम है वो 0 के करीब है। मान लें इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, या टारगेट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 के बराबर है। फिर टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है एक दूसरी डायरेक्शन में, जहाँ उसकी एनर्जी कुछ हो जाती है ई मान ले, और उसका जो मोमेंटम है वो पी मान ले। ये कौन सा है, इसको रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फोटोन जो होता है वो किसी दूसरी दिशा में चला जाता है, जहाँ उसकी जो एनर्जी है बदल गई, ई बराबर एच डैश हो गया, तो ये हो जाएगा एच अपॉन ओमेगा डैश हो गया। और इसका कोई मोमेंटम हो गया तो इसका मोमेंटम हो जाएगा मान लो पी डैश बराबर एच क्रॉस के डैश। ठीक, नए आपके नई फ्रिक्वेंसी आ गई है क्योंकि एनर्जी बदल चुकी है, और नया आपका के वैल्यू आ गया। के को हम वेव नंबर कहते हैं। तो और
अब हमने जो शुरुआती डायरेक्शन थी उसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन बना दी और ये एंगल कर दिया थीटा, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं बच्चा, इसको हम नाम दे रहे हैं स्कैटरिंग एंगल। दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब हम इसको ये लिख देंगे कि हम अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिखिए लेट अस कंसीडर एन एक्सरे ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा एंड मोमेंटम एच क्रॉस के, वेयर के इज 2 पाई बाई लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ carbon target where the electron is supposed to be in rest. So its rest energy m naught c square and its initial momentum is 0. After scattering, the photon is scattered at angle theta, which is the scattering angle, with energy h omega dash and momentum h cross k dash, and the target electron recoil at direction मान लो phi with energy e subscript e and the momentum p subscript e, ये हमने मान लिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब ये बन गया तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि इस फोटोन के इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर से पहले की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के फोटोन से टक्कर होने के बाद की एनर्जी सेम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियल एनर्जी, इनिशियल किसकी, इनिशियल एनर्जी यानी कि इनिशियल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज सेम एज एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर क्या हो गया, एक मिनट, तो ये हो जाएगा एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये दो चीज़ें हो जाएंगी। तो इनिशियल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो जरा बताओ भाई एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, तो उससे पहले फोटोन की एनर्जी की थी, क्या थी, एच ओमेगा एच इज इक्वल टू एच, यहाँ एच क्रॉस ओमेगा होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वैल्यू होगी एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है एच न्यू। तो अगर आप h अपॉन 2 पाई कर दोगे और 2 पाई न्यू कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच क्रॉस ओमेगा। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, एच क्रॉस ओमेगा यहाँ भी रहेगा, एच क्रॉस ओमेगा आगे भी रहेगा। तो आपके पास एनर्जी कितनी है, आपके पास फोटोन की एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, और आपके पास जो मोमेंटम की एनर्जी, मतलब अब जो आपका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है उसकी रेस्ट एनर्जी कितनी है, उसकी रेस्ट एनर्जी है m नॉट c स्क्वायर। दूसरी तरफ आपका फोटोन जो हो गया वो h क्रॉस ओमेगा डैश का हो गया है, और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी e हो चुकी है। अब रिलेटिविटी का एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि बाई रिलेटिविटी के हिसाब से जो ये एनर्जी है e इसकी वैल्यू होती है pe स्क्वायर c स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। अब ये जो e है इसके लिए ये वैल्यू आती है। अब ये कहाँ से आती है, ये रिलेटिविटी की बात हो गई है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो h क्रॉस ओमेगा प्लस m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा डैश प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। आपने वैल्यू उठा के रख दी। अब यहाँ पर हम अलजेब्रा करनी शुरू करेंगे, तो h क्रॉस ओमेगा माइनस h क्रॉस ओमेगा डैश, ये एक क्वांटिटी हो गई, प्लस m नॉट c स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। आपने सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी, एक तरफ अंडर रूट वाला टर्म ले आते हो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर रहेगा, बाहर निकाल लेंगे। तो अगर बाहर निकालोगे तो हम लिख सकते हैं सी बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के सी स्क्वायर को कॉमन लेके निकाला तो सी बचेगा, अंडर रूट क्या बचेगा पी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो कि सी पावर 4 में से सी स्क्वायर निकाला, यहाँ सी स्क्वायर बाहर निकाला तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सी ही रहेगा। तो ये फार्मूला हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर
एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो गया, और जो सी आया ये वाला इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा बाई सी माइनस एच क्रॉस ओमेगा डैश बाई सी बराबर एम नॉट सी स्क्वायर बाई सी। आपने डिवाइड कर दिया, ये सी से कट गया तो सिर्फ एम नॉट सी बचेगा। एक फार्मूला और होता है, ओमेगा बराबर होता है सी के। तो अगर आपके पास ओमेगा बाई सी है तो इसको आप लिख सकते हो के, और अगर ओमेगा डैश बाई सी है तो इसको आप लिख सकते हो के डैश। आपने इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करने की सोचा, तो आपके पास फार्मूला ऐसा हो गया, पी ई स्क्वायर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से आ गया एच क्रॉस और के माइनस एच क्रॉस के डैश इज इक्वल टू एम नॉट सी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करें, अब स्क्वायर रूट को हटाना है। तो भाई अगर आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो ये स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, पी ई स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ये। अब देखो यहाँ इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, जब पूरे का स्क्वायर होगा तो आपका ये, इसको मान लो a प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए स्क्वायर मतलब एच क्रॉस के माइनस एच के डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए मतलब एच क्रॉस के माइनस एच क्रॉस के डैश इंटू बी कितना है एम नॉट सी। तो अब क्या बच रहा है, अब देखिए यहाँ पर अब आप देखो ये एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मोमेंटम जो आएगा वो आ जाएगा पी ई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें तो एच क्रॉस के माइनस एच क्रॉस के डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम एच क्रॉस, इवन ब्रैकेट के अंदर रखते हैं के माइनस एच क्रॉस के डैश एम नॉट सी। चलो भाई इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन पे, ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से थी कि भाई आपका एक फोटोन आया, तो फोटोन आया आपका एच क्रॉस के का, ठीक है, यहाँ टकराया, टकराने के बाद आपका जो फोटोन था वो एच क्रॉस के डैश की वैल्यू से चला गया, और आपका जो इलेक्ट्रॉन था उसका मोमेंटम पी ई चला गया। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम पे वेक्टर लगा सकते हैं। जरा देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर एडिशन का यहाँ पर एक ट्रिक काम करेगा कि आपके पास ये वैल्यू है एच क्रॉस के, हम वेक्टर लगा रहे हैं। आप क्या करो, आप अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू ले लो, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपका एच क्रॉस के डैश था, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एच क्रॉस के डैश हो जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर कैसे लगा दिया। और जो ये पी ई है इसको यहाँ से ले लो, और इस पी ई को आप ऐसे लिख दो, इस तरह से आप पी ई लिख दो। तो आप देखो आपने एच क्रॉस के भी लिख दिया, अब चूंकि डायरेक्शन पलट चुकी है तो माइनस एच क्रॉस के डैश भी है, और आपके इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। मान लो यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, क्योंकि ऐसा आपने माना एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा था, तो थीटा है। तो अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी, और आपने इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कोलिजन को एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोलिजन प्रोसेस बिटवीन एक्सरे फोटॉन्स, फॉर कोलिजन प्रोसेस बिटवीन एक्सरे फोटॉन्स एंड टारगेट इलेक्ट्रॉन for collision process, the triangle ABC represented proper vector conditions, ठीक है, सारी वेक्टर कंडीशंस लगा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री होता तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाता, लेकिन अब यहाँ पर कोसाइन रूल लगेगा। बाय कोसाइन रूल वी मे
राइट। अब हम कोसाइन रूल जो होता है वो ए बी मतलब तीन एंगल हैं, ट्राइंगल है, तो उसके एंगल्स के उनके साइड्स के बीच का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपका रूल ऐसे आएगा कि आपका जो पी ई स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा एच क्रॉस के का स्क्वायर प्लस एच क्रॉस के डैश का स्क्वायर माइनस 2 टाइम एच क्रॉस के डैश मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इसे कहते हैं कोसाइन रूल। और थीटा आपको ऑलरेडी बताया गया है डायग्राम में, आपने थीटा को देखा है कि कहाँ पर है, तो इस डायग्राम में आपको ये थीटा दिख रहा है। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। तो इसको थोड़ा सा अगर और ठीक कर लें तो पी ई स्क्वायर बराबर एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम एच क्रॉस स्क्वायर के डैश कॉस थीटा। हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 में भी पी ई स्क्वायर था और राइट साइड में ये सारे टर्म थे। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का स्क्वायर है और राइट साइड में ये सारे टर्म हैं। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग the RHS of equations 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के RHS को कंपेयर करें। तो इक्वेशन नंबर 1 का RHS क्या था भैया, देख लेते हैं एक बार। एच क्रॉस के माइनस एच क्रॉस के डैश का स्क्वायर, तो ये है आपका एच क्रॉस के माइनस एच क्रॉस के डैश का स्क्वायर प्लस वो था 2h क्रॉस ब्रैकेट में के माइनस के डैश और फिर था एम नॉट सी, ये था। और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश कॉस थीटा। यहाँ से अब हम थोड़ा सा इस वाले टर्म को a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम एच क्रॉस के माइनस के डैश। इवन देख लें एक बार, कहीं ऐसा नहीं स्क्वायर छूट रहा है कहीं, ठीक है, एम नॉट सी। और यहाँ हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश कॉस थीटा। तो ये आपका टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर से कैंसिल हो गया, इधर से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गए ना। देखिए भाई कुछ ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा कट गया हो। मेरे ख्याल से सही है यहाँ पर। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक टर्म यहाँ पे छूट गया, देखो ये टर्म छूट गया यहाँ पर, ये टर्म तो है लेकिन इसका छूट गया, तो इसका क्या होगा 2 टाइम एच क्रॉस के डैश। ये होता है ना, अगर इसको a माने इसको b माने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, देखो मुझसे भी ये चीज़ स्किप कर गई तो आप लोगों से भी इसकी चांसेस बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, हम सारे टर्म लिख दे रहे हैं, माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश प्लस 2 टाइम h क्रॉस के माइनस के डैश एम नॉट सी इज इक्वल टू माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश कॉस थीटा। तो आपका ये जो पूरा टर्म है ये इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा करने पर आपके पास फार्मूला जाएगा 2h क्रॉस के माइनस के डैश एम नॉट सी। अगर हम इसको इधर ले आएँ तो 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश कॉस थीटा। तो यहाँ से 2h क्रॉस के माइनस के डैश
एम नॉट सी इज इक्वल टू 2h क्रॉस स्क्वायर के डैश कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। कॉस यहाँ है और इस पूरी जगह पे 1 आ जाएगी क्योंकि ये पूरा टर्म बाहर आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर k माइनस के डैश ले लें तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, h भी यहाँ पर एक पावर कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास बचेगा h क्रॉस अपॉन एम नॉट सी के डैश 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर वेवलेंथ की टर्म में चूंकि सारा काम करना है और k आ गया, हमें मालूम है कि k और क्या अंतर होता है, तो सिंस k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, तो इसका मतलब अगर कहीं k डैश है तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा डैश। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई लेमडा माइनस 2 पाई बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू h क्रॉस एम नॉट सी, के की जगह पर 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 पाई बाहर ले लें और एलसीएम ले लें तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इंटू लेमडा लेमडा डैश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश और h क्रॉस एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। तो 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, लेमडा लेमडा डैश से लेमडा लेमडा डैश कट गया, तो आपके पास बचेगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम h क्रॉस अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें मालूम है कि h क्रॉस बराबर होता है h अपॉन 2 पाई, तो आपके पास लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम h अपॉन 2 पाई डिवाइड बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। आगे लिख सकते हैं लेमडा डैश माइनस लेमडा, इस 2 पाई को इस 2 पाई से कैंसिल कर दें तो h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अब देखो आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि पुट लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा। बेसिकली ये डेल्टा लेमडा ही आपका कॉम्पटेंस नहीं लिखा जाता, कॉम्पटेंस शिफ्ट लिखा जाता, कॉम्पटेंस शिफ्ट लिखा जाता है। इसी को हम कॉम्पटेंस शिफ्ट मतलब कोहेरेंट से इनकोहेरेंट हो रहा था। और अब देखो यहाँ पर ये तो पूरा आ गया आपका वेवलेंथ 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी डायमेंशन तो होती नहीं, तो इसका मतलब है h अपॉन एम नॉट सी जो पूरी क्वांटिटी होगी इसकी वेवलेंथ वही होगी जो लेफ्ट साइड की है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुट लेमडा सी, जिसको कि हम नाम देंगे कॉम्पटन वेवलेंथ, पुट कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी। इसकी जो वैल्यू होती है वो करीब होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू आती है। h की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू, रेस्ट मास की और वेलोसिटी ऑफ लाइट रखोगे तो ये आएगा। सो फाइनली आपके पास क्या आया, तो फाइनली आपके पास आया लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है लेमडा सी इज द कॉम्पटन वेवलेंथ लिखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना ये है आपका एक्सप्रेशन कॉम्पटन इफेक्ट का, मतलब डेल्टा लेमडा का मिलना ही कॉम्पटन इफेक्ट है। और डेल्टा लेमडा की वैल्यू, डेल्टा लेमडा को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये लेमडा लिखा है, ये आपका लेमडा है कॉम्पटन शिफ्ट, ये है कॉम्पटन वेवलेंथ, और ये डेल्टा लेमडा है कॉम्पटन शिफ्ट, और ये सब कुछ जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे 2 केस आते हैं। केस 1 क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो डेल्टा लेमडा की वैल्यू लेमडा सी के बराबर होगी। दूसरा केस क्या है, केस 02 क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ऐसे केस में डेल्टा लेमडा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। केस नंबर 3 क्या है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 है तो डेल्टा लेमडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा सी 1 + 1 यानी 2 टाइम लेमडा सी, ये हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 0.05 लगभग एंगस्ट्रॉम करीब। तो ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि कॉम्पटन इफेक्ट कितना कहाँ विजिबल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो स्कैटरिंग एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है। कॉस थीटा 0 है तो भाई आपकी वैल्यू जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो 0.0243 एंगस्ट्रॉम करीब होगा। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 है, यानी कि थीटा अगर 180 डिग्री है, तो आपको कॉम्पटन इफेक्ट जो होगा वो 0.05, आधे का भी 10वां हिस्सा, इतना छोटा कॉम्पटन शिफ्ट दिखाई पड़ेगा। तो मतलब केवल 0.05 एंगस्ट्रॉम का अंतर आएगा। तो अगर आपके पास एक लाइट, एक रे थी, आपके पास मान लो एक्सरे थी, एक्सपेरिमेंटली जो किया था उन्होंने, तो उन्होंने कुछ 0.709 का आपने एक एंगस्ट्रॉम की लाइट भेजी, तो कॉम्पटन इफेक्ट के बाद ये कितना हो जाएगा, 0.059 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। खाली दशमलव के दूसरे स्थान बदलेगा। इतना ही महीन सा इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया था कॉम्पटन ने अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उन्होंने ये प्रयोग करके दिखा दिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है, आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट है और कॉम्पटन शिफ्ट है, जिसका फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, वो इस जगह पे मैंने बताया है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मेथड है, लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप इसको एक बार अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा वाइल्ड गेस, ऐसा नहीं कि खाली आपको अगर सर आपने कहा कि तैयार करो तो हम खाली यही तैयार करके जा रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी तो मुझसे मत कहिएगा भाई, मुझ पर शिकायत मत करिएगा करके। आप क्या करिए, इसको एक बार और अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरा सलाह ये है आपको कि आपको ये जो फार्मूला है, इसको डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लेना इस बार के लिए। भोलेनाथ ने चाहा तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। लेकिन संभावनाओं की जो बाजार की बात करें तो संभावनाएं और भी क्वेश्चन की है। मैंने पूरी एनालिसिस आपके साथ की है, मतलब ऐसा कुछ दबा छुपा नहीं कि कैसे आप बता सकते हो इंपॉर्टेंट है। देखा है कि कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हैं, ये कई बार से रिपीट हुआ है, इस बार रिपीट नहीं हुआ पिछला, तो इस बार रिपीट होने के इसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। वो आप पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।